Hello, all my dear students. A very precious good morning to all of you. This is Ajay Prakash Tiwari in front of you, welcoming you to all once again to your online class. And as you know, at present, your chapter Plant Growth and Development is running. And in previous videos, we have discussed about the auxin, discovery of auxin, as well as effect of auxin, or we can say that function of auxin along with its application. So in today's class, we are going to discuss about the two more kinds of the plant growth hormones or plant growth regulators. Those are zebralin and cytokinin. So it is a humble request to all of you that please watch the complete video, and after watching the video there will not be any doubt, it is guaranteed. So we will straight forward starting with the zebralin. And as you know, zebralin, cytokinin जो हम डिस्कस करेंगे और जो हमने डिस्कस कर लिया ऑक्सिन, ऑल दीज आर द ग्रोथ प्रमोटरी सब्सटेंसेस. It means that they are going to ultimately promote the growth of the plants. Okay, and in growth inhibitory substance we have discussed about the abscisic acid, and ethylene can be kept in both, but largely it is kept as growth inhibitor. So without wasting the time, I am starting with the topic, that is what zebralin. So first of all, let you know that zebralin is the derivative of terpenes. क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा कि जो जिब्रालिन है वो किसका डेरिवेटिव है, तो आप बताओगे जिब्रालिन इज द डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स. आपने टर्पीन्स के बारे में बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, ठीक है ना. तो हम क्या जिब्रालिन को कहाँ से, टर्पीन से करते क्या हैं, डराइव करते हैं. सेकंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट जिब्रालिन इज ए काइंड ऑफ ग्रोथ प्रमोटरी सब्सटेंस which promote the stem elongation और axis elongation. यानी जिब्रालिन का काम होता है एक्सिस एलोंगेशन कराना, या हम कह सकते हैं ये स्टेम का एलोंगेशन कराती है. एंड इट विल जस्ट एलोंगेट द स्टेम इन दोज प्लांट दैट हैव रोजेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ और रोजेट हैबिट ऑफ ग्रोथ. कहने का मतलब ये रोजेट हैबिट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए कोई भी प्लांट है तो अगर उसकी एक्सिस है तो इसके एक्सिस से यहाँ पे क्या निकलेंगे, आप लीफ को देखेंगे, मतलब दो नोड के बीच में जो इंटरनोडल स्पेस है वो कम होता है. वो क्या होता है, कम होता है. तो ये करेगा क्या, ये जो इन दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस कम था इसको बढ़ा देगा और प्लांट की जो अल्टीमेटली लेंथ है वो बढ़ जाएगी. सो बेसिकली जो जिब्रालिन होता है ये इंक्रीज करता है नोड और इंटर नोड के बीच के डिस्टेंस को. आप सभी को मालूम है नोड और इंटर नोड क्या होता है. तो दो नोड के जो बीच का पोर्शन है वो इंटर नोड कहलाता है, और नोड ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपने देखा होगा अलग अलग तरह से स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, वो रूट भी हो सकती है. ठीक, आगे चल के हम आपको बताएंगे. तो कुछ पॉइंट्स हमने पहले से लिखे हुए हैं. दीज आर द सब्सटेंसेज विच प्रमोट सूट एलोंगेशन इन सर्टेन वेराइटीज ऑफ द प्लांट दैट हैव रोजेट हैबिट ऑफ ग्रोथ और रोजेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ. मतलब बंच में ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है और बंची हो जाते हैं वो, या बूसी प्लांट्स हो जाते हैं. ठीक है ना. अगला अगर हम देखें, टिल नाउ मोर देन 100 जिब्रालिन्स are isolated from fungi and higher plants. You have to remember this point. This is very important. पहले ये जानिए अब तक कितने से ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा जिब्रालिन की डिस्कवरी की जा चुकी है. कहाँ से उनको आइसोलेट किया गया है, आइसोलेट किया गया किससे, फंगस से और हायर प्लांट से. हायर प्लांट कौन होते हैं बेटा, जो जनरली आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. इट इज क्लियर. सेकेंड पॉइंट ये था. अब यहाँ से थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा. जिब्रालिन्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, जिब्रालिक एसिड बोलते हैं. बेटा नेमिंग जो इनकी हम करते हैं, नेमिंग जो हम इसकी करते हैं कैसे करते हैं, ये हो गया हमारा जिब्रालिक एसिड. फिर सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी A1 GA2 GA3 GA4 एंड सो ऑन. आप ऐसे जैसे ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी होती जाएगी आप जिब्रालिक एसिड 1 2 3 4 5 करते चले जाएंगे. ध्यान देना है कि आपको आउट ऑफ दीज जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे पहले डिस्कवर किया गया, आउट ऑफ दीज डाइवर्सली यूज्ड
and first discovered gibberellin, that is what GA3। यानी जैसे मैंने बताया कि 100 से भी ज़्यादा जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी की जा चुकी है, तो उसमें से अगर आपसे पूछे कि जो 100 से ज़्यादा डिस्कवरी की गई जिब्रेलिन की, उसमें सबसे पहले किसको डिस्कवर किया गया, तो आप बताओगे GA3 को किया गया। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ 1 to 100 विच वन इज मोस्ट एफिशिएंट एंड वाइडली यूज्ड, और जिसपे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसका सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किया गया, तो सीधी सी बात है जो सबसे पहले खोजा जाएगा उसी पे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगा और सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप रेस लगाते हैं, रेस में आप फर्स्ट आते हैं, तो मीडिया वाले आपके पास आएंगे, आपको सारी ट्रॉफीज़ मिलेंगी, सारे जो भी आपके पुरस्कार होंगे आप ही को मिलेंगे ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये कौन, GA3। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम बताएंगे आपको डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी कैसे की गई, डिस्कवरी में आपको पहले भी बता चुका हूँ जिब्रेलिन की, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द जिब्रेलिन इज गोज टू कुरोसावा, दोज वर द साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू द जापान। यानी जिब्रेलिन की डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो कुरोसावा को जाता है, जो कि जापान के रहने वाले थे। एंड एज यू नो, ऑल टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और वी कैन से दैट केमिकल सब्सटेंसेस डिस्कवरी वर एक्सीडेंटल। उसी तरह से जैसे ऑक्सीजन की डिस्कवरी जो है एक्सीडेंटल थी, डार्विन खुद और उनके बेटे दोनों ने मिलकर कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, उसी ऑब्जर्वेशन को बेस मानकर ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर ली गई थी। इन द सेम मैनर द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन इज ऑल्सो एक्सीडेंटल। हाउ सो डिस्कवरी कैसे हुई? फार्मर्स ऑफ जापान ऑब्जर्व, उन्होंने क्या देखा? ऑब्जर्व इन हिज फील्ड दैट there was some rice plants, those height were abnormal and reaching to 12 to 15 feet instead of 3 to 4 feet। ध्यान दीजिए कैसे डिस्कवरी हुई। जापान के बेटा कुछ फार्मर्स थे, उन्होंने पैडी को ग्रो करके रखा था अपने फील्ड में, धान की फसल उन्होंने रखी थी। उन्होंने देखा कि उनकी जो क्रॉप है, धान की जो फसल है, उसमें से कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनकी हाइट 3 से 4 फीट होनी चाहिए थी, वो 3 से 4 फीट ना होके 12 से 15 फीट हो गई। सो एक्चुअली फार्मर्स गॉट सरप्राइज दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो चूँकि वहाँ पे उनको सरप्राइज हुआ और एक तरह से वो मूर्ख टाइप के बन गए भाई। उन्होंने ऐसा वैरायटी चूज़ किया था जिसकी हाइट 3 से 4 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन वो 12 से 15 हो गया। तो उनको लगा कहीं जो सीड को प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी उसने हमको फूल तो नहीं बना दिया। ठीक है ना। तो क्या हुआ? देयर वॉज सम राइस प्लांट्स, दोज हाइट वर एबनॉर्मल and reaching to 12 to 15 feet instead of 3 to 4 feet, and hence the term Becne was given to them। यानी जो एबनॉर्मल प्लांट 12 से 15 फीट तक पहुंचने वाले थे उनका नाम क्या दिया गया? बेकने नाम दिया गया। क्योंकि फार्मर्स को लगा कि वो मूर्ख बन गए, इस वजह से दिस इज ऑल्सो नोन एज बेकने वॉज गिवन टू देम, और ऑल्सो नोन एज फूलिश सीडलिंग डिजीज। ये ध्यान दीजिएगा, फार्मर्स ने क्या ऑब्जर्व किया? बेकने डिजीज या फूलिश सीडलिंग डिजीज। अब ध्यान दीजिए बेटा, दिक्कत क्या आ रही थी प्लांट्स को? हमारी हाइट अगर 3 से 4 फीट होनी चाहिए थी, हम 12 से 15 फीट हो गए। तो सीधी सी बात है, आपने देखा होगा जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब ओल्ड एज में आते हैं तो झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। ठीक है ना। तो प्लांट्स की हाइट अब नॉर्मल हो गई, जिसकी वजह से बेटा वो फॉल ऑफ हो जा रहे थे, फ्लैट हो जा रहे थे क्रॉप में।
यानी फील्ड में एकदम ऐसा लग रहा था कि लेट गए हैं, क्योंकि स्टेम वीक होता है किसका, पैडी का, राइस का स्टेम वीक होता है। तो उस कंडीशन में अगर हाइट अब नॉर्मल हो जाएगी, अगर बहुत धीरे से भी हवा चल रही है तो गिर जाएंगे, गिर जा रहे थे, इसी वजह से उसको बेकने बोला गया और फार्मर्स को लगा कि उनको मूर्ख बना दिया गया, इस वजह से फुलिश सीडलिंग डिजीज हो गया। अब देखिए बेटा, इसी को बेस मानकर, इसी को फार्मर्स के ऑब्जर्वेशन को बेस मानकर एक साइंटिस्ट है, सो नाउ साइंटिस्ट कौन थे, सो नाउ साइंटिस्ट जिनका नाम था कुरोसावा, जो कि कहाँ के थे, जापान के थे। ऑब्जर्व द प्लांट एंड फाउंड दैट abnormal growth was due to fungal infection, और वो फंगल इन्फेक्शन कौन करा रहा था बेटा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कौन करा रहा था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई क्या करा रहा था बेटा, फंगल इन्फेक्शन करा रहा था ऐसे प्लांट जो बहुत ज़्यादा हाइट में बढ़ गए थे। देखिए फार्मर्स का ऑब्जर्वेशन आया, फार्मर्स ने बताया, साइंटिस्ट गए, उनको इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसको लगा कि क्या जो प्लांट अफेक्टेड है वो एक फंगस से अफेक्टेड है, उस फंगस की वजह से क्या हो रहा है, उस फंगस की वजह से अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है किसकी, प्लांट्स की। तो बेटा कुरोसावा ने फार्मर्स के ऑब्जर्वेशन को बेस मानकर ये पता लगाया कि जो प्लांट है वो फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित है और वो फंगस कौन है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। फिर क्या हुआ, इसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई से क्या निकाला गया, किससे बेटा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इससे क्या निकाल लिया गया बेटा, जिब्रेलिन निकाल लिया गया। क्या निकाला गया, जिब्रेलिन निकाला गया, ठीक है ना। सो कुरोसावा जस्ट क्रिस्टलाइज एंड आइसोलेट जिब्रेलिन फ्रॉम जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और जो कि क्या कर रहा था, फंगल इन्फेक्शन, कहाँ, पैडी क्रॉप में हो क्या रहा था बेटा, बेकने डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज हो रहे थे। लेटर ऑन, अर्लियर इसको जिब्रेलिन माना गया, लेटर ऑन इट इज टर्म्ड एज जिब्रेलिक एसिड। बाद में इसको क्या बोला गया कि ये एक जिब्रेलिक एसिड है, और ये नाम जो है जिब्रेलिक एसिड, इसका जो क्रेडिट है उसको जाता है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेटा यबूता। कौन थे, यबूता, और इस यबूता के साथ एक और थे सुमुखी, यबूता सुमुकी, सॉरी यहाँ पे SUMU रहेगा, यबूता और सुमुकी, और इनके साथ और भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये बताया कि जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई जिब्रेलिन की, उससे रिलेटेड डिस्कवरी की, और उससे रिलेटेड नेमिंग की। डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है कुरोसावा को, जिब्रेलिक एसिड जो टर्म दिया गया था वो सुमुखी और यबूता और इनके को वर्कर्स ने दिया था। ईयर आप लोग देखते रहिएगा, 1939 के आसपास हो सकता है, ठीक है ना। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेंगे, द फंक्शन ऑफ द जिब्रेलिन। अभी तक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। अगर हम देखें जिब्रेलिन है क्या, तो आपको मालूम है इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रमोटरी, मैं बता चुका हूँ, प्रमोटरी PGR। क्वेश्चन अगर पूछा गया कि प्रमोटरी PGR कौन है, ऑप्शन में जिब्रेलिन है, तो आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इसको मैं इरेज करता हूँ और आपको अगले टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ। ओके देन स्टूडेंट्स, सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। मैंने बताया प्रमोट स्टेम और एक्सिस इलॉन्गेशन। कैसे, नोड और इंटरनोड के लेंथ को बढ़ाएगा और उसकी वजह से स्टेम इलॉन्गेट कर जाएगा। सेकंड पॉइंट, हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ लेट्यूस सीड। ये लेट्यूस क्या होता है बेटा, लेट्यूस क्या होता है, एक लीफी प्लांट है जिसका यूज़ हम एज ए सलाद करते हैं।
ठीक है ना, सलाद के रूप में इसको खाते हैं। आपने देखा होगा आप खाना खाते हैं तो सलाद खाते हैं, और आपको बताया जाता है कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। तो एक्चुअली जो लीफी प्लांट होता है वो लेट्यूस है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके सीड को क्या करते हैं, जर्मिनेट कराने में हम किसकी हेल्प ले लेते हैं, जिब्रेलिक एसिड की ले लेते हैं। अगला तीसरा पॉइंट, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी आपको मालूम है इनएक्टिव पीरियड, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर, यानी जो पोटैटो ट्यूबर है उसमें डॉर्मेंसी होती थी, जिसकी वजह से पोटैटो ट्यूबर क्या कर पाता था, प्रॉपरली एक पर्टिकुलर टाइम में ग्रो नहीं कर पाता था। तो अगर पोटैटो का ट्यूबर ग्रो नहीं कर रहा है, उसको हम किससे, जिब्रेलिन से ट्रीट कर देंगे तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। अगला फोर्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस इन प्लांट में जो मेलनेस है या मेल कैरेक्टर है उसको ये डोमिनेट कर देता है। अगर हम जिब्रेलिन का लगातार प्रयोग कर लें तो हम मेल प्लांट ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है ना, मेलनेस को ये प्रमोट करता है। अगला, सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज एंड प्रोटीएज एंजाइम इन जर्मिनेटिंग ग्रेन्स ऑफ सीरियल्स। बेटा जो आपके अनाज होते हैं वो जब जर्मिनेट करते हैं तो उसमें दो पर्टिकुलर टाइप के जो एंजाइम है, एक है अल्फा अमाइलेज और दूसरा है प्रोटीएज। इसके बीच सिंथेसिस में कौन, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड हेल्प करता है बेटा। अगला है 6, ये क्या करता है, हेल्प इन बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरजोनल इलोंगेशन। कहने का मतलब क्या था, यहाँ से देखिए अभी समझ जाएंगे। ये कोई एक एक्सिस थी, ठीक है ना, इस एक्सिस के अलोंग नोड से यहाँ से आप देख रहे हैं ये लीव्स अराइज हो रही थी, इनके बीच में कुछ ऐसे बंची अपीयरेंस था लाइक दिस। सेम इधर भी आप बना सकते हैं लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे आप लगा दीजिए क्या, जिब्रेलिक एसिड। इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि इलोंगेशन हुआ, एक यहाँ पे नोड, दूसरा नोड यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ से देखिए ये था नोड और ये बीच में क्या था, ये था इंटर नोड। तो इंटर नोड की लेंथ बढ़ गई तो इसको बोला जाता है इंटर नोडल इलोंगेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंटर नोडल इलोंगेशन। ओके, तो बेटा इतने ही पॉइंट हमको आपको बताने थे। हमने बताया प्रमोट स्टेम और एक्सिस इलोंगेशन, हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ लेट्यूस सीड, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर, सेक्स एक्सप्रेशन मतलब मेलनेस के लिए, सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज, ये इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज एंड प्रोटीएज एंजाइम इन द जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स या ग्रेन्स ऑफ द सीरियल्स, और दूसरा है आपका हेल्प इन द बोल्टिंग मतलब इंटरजोनल इलोंगेशन में हेल्प करेगा। ऑल्सो प्रमोट फ्लावरिंग एंड मैनी मोर फंक्शंस आर देयर। ठीक है ना। अब ये तो हो गए फंक्शन, अब इसका हम देख लेते हैं एप्लीकेशन। क्या देख लेते हैं बेटा, एप्लीकेशन। इस फंक्शन पे बेस्ड या हम जिब्रेलिन को हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए। तो पहला है ग्रैप्स स्टेम इलोंगेशन। आपको मालूम है कि ये ग्रैप्स होता है लाइक दिस और ये गुच्छे में ऐसे लगा होता है बेटा ना, आपने देखा होगा अंगूर एकदम गुच्छे में लगा होता है लाइक दिस। तो इससे क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं तो बेटा इनके सड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। होता क्या है, हम लगा देते हैं जिब्रेलिक एसिड। क्या लगा देंगे, जिब्रेलिक एसिड। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इलोंगेशन लाइक दिस। और जब इलोंगेशन हो गया तो थोड़ा थोड़ा ये डिस्टेंस पे रहेंगे लाइक दिस। और जब ये डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो इस कंडीशन में इनके बीच में जो कांटेक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा जनरली, और इनके सड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो एक बात हो गई, ग्रैप्स के जो स्टेम का इलोंगेशन है वो हम कर सकते हैं। वी विल डिस्कस नाउ द सेकेंड पॉइंट, सेम पॉइंट इन द शुगर केन। शुगर केन में भी देख लेते हैं। शुगर केन की जो स्टेम की लेंथ है, स्टेम की लेंथ को किसके, शुगर केन के बढ़ाने का काम करेगा। कैसे, मान के चलिए नॉर्मल शुगर केन है, एक टुकड़ा हमने लिया हुआ है लाइक दिस। ये आप देख रहे हैं नोड,
ये आप देख रहे हैं इंटरनोड। हमने अर्लियर आपको बताया है नोड और इंटरनोड के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देगा। तो पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई ना, और जब डिस्टेंस बढ़ गई तो ऑब्वियसली लेंथ अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली हम क्या बढ़ा लेंगे, लेंथ को बढ़ा लेंगे। तीसरा, इलोंगेशन ऑफ एप्पल। एप्पल में भी एप्पल की साइज़ को बड़ा करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, ये एप्पल है मान लीजिए, हो सकता है एक्चुअल ना बन पाए, लेकिन आप समझ जाइएगा कि एप्पल ही है। इस पर हमने क्या लगा दिया, जेब्रालिक एसिड। व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। कश्मीर वाला सेब बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे हम जिब्रेलिन्स का एप्लीकेशन ले सकते हैं। एक दो एप्लीकेशन आपको और बता देते हैं, और देखिए इसको हटा देते हैं। अगर हम देखें बेटा जिब्रेलिन का एक और एप्लीकेशन, तो जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स लंबे समय तक प्लांट के साथ अटैच रहें, इसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इट जस्ट इंश्योर दैट फ्रूट्स, ये तीसरा चौथा पॉइंट है। इट जस्ट इंश्योर दैट फ्रूट्स रिमेन विद द प्लांट as much as possible, ठीक है ना। मान के चलते बेटा आपने बहुत बड़ा बाग लगा के रखा है और आप चाहते हैं कि जो हमारे फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा समय तक पेड़ से इंटैक्ट रहें, तो आप जिब्रेलिन का यूज़ करके उनको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मतलब ये क्या करता है, ये डिले करता है एजिंग को। किसको प्रिवेंट करता है, एजिंग, जिसे आप क्या बोलते हो, सेनेसेंस बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, सेनेसेंस बोलते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जिब्रेलिन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसको यहाँ से हम जिब्रेलिन को हटाते हैं और आपको लेके चलते हैं साइटोकाइनिन की तरफ। उसके पहले हम इस बोर्ड को साफ कर लें बेटा, फिर आपको साइटोकाइनिन के बारे में बताते हैं। सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द साइटोकाइनिन, ठीक है ना। कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट पहले देख लेते हैं। Actually cytokinin were first of all discovered और isolated as a kinetin। काइनेटिन और साइटोकाइनिन अगर हम देखें तो केमिकली ये रिसेंबल करते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम होता है। तो काइनेटिन के रूप में सबसे पहले साइटोकाइनिन को खोजा गया था, जो कि एक तरह से डेरिवेटिव होते हैं किसके, एडेनिन और प्यूरिन के। यानी जो साइटोकाइनिन है अर्लियर डिस्कवर की गई थी काइनेटिन के रूप में, दैट वाज द डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन एंड प्यूरिन। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइटोकाइनिन अर्लियर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, और ये काइनेटिन है क्या, डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन एंड प्यूरिन। और जो अर्लियर डिस्कवरी हुई थी किस फॉर्म में, काइनेटिन के रूप में। सो काइनेटिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग एक फिश होती है बेटा, हेरिंग क्या है, एक फिश है। इसके फिश के डीएनए से काइनेटिन को निकाला गया था। ध्यान दीजिएगा, काइनेटिन इज नॉट naturally present in the प्लांट्स में अगर हम बात करें काइनेटिन की, तो काइनेटिन जो है नेचुरली नहीं पाई जाती है प्लांट्स में। इसी वजह से बाद में हमने क्या रखा, उसी से मिलता जुलता कंपाउंड था साइटोकाइनिन जो है वो हमारे बॉडी में भी मिलता है। ध्यान दीजिए, साइटोकाइनिन हमारे बॉडी में भी मिल सकता है ट्रेस अमाउंट में। तो साइटोकाइनिन जो कि रिसेंबल कर रहा था स्ट्रक्चर काइनेटिन से, तो काइनेटिन का स्ट्रक्चर साइटोकाइनिन से रिसेंबल कर रहा था। एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न क्या था कि जो हमारा ये काइनेटिन था, ये देखा गया कि ये प्रमोट कर रहा था साइटोकाइनेसिस को, मतलब आपके जो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को ये प्रमोट कर रहा था। तो चूंकि साइटोकाइनेसिस में ये हेल्प कर रहा था, इस वजह से साइटो टर्म वहाँ से ले लिया गया और काइनेटिन का स्ट्रक्चर मिल रहा था किससे, साइटोकाइनिन से। इस वजह से काइनिन इधर और साइटोप्लाज्म वाला लेके साइटोकाइनिन बना लिया गया। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन एक तरह का प्लांट ग्रोथ हार्मोन है या ग्रोथ प्रमोटरी हार्मोन है। बट ध्यान दीजिएगा, साइटोकाइनिन कैन
कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता है, इसको किसी न किसी और प्लांट हार्मोन की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब साइटोकाइनिन कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, इट मीन्स दैट नीड द सपोर्ट ऑफ अदर फाइटोहार्मोन, ठीक है ना, किसी अदर फाइटोहार्मोन की जरूरत पड़ेगी, किसी अदर फाइटोहार्मोन की जरूरत पड़ेगी अगर साइटोकाइनिन का वर्क देखना है तो, ठीक है ना। अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे। बात कर लेते हैं इसके डिस्कवरी की। अगर हम बात करें डिस्कवरी की तो इसका भी जो डिस्कवरी था बेटा वो एक्सीडेंटल था। सो डिस्कवरी वॉज स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ दो साइंटिस्ट थे, स्कूग एंड मिलर। दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके ऑब्जर्वेशन से साइटोकाइनिन की डिस्कवरी रिलेटेड है। सो देयर वाज टू साइंटिस्ट, स्कूग एंड मिलर। ही ऑब्जर्व दैट, तो हमने क्या लिखा, वो डिस्कवरी वॉज स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूग एंड मिलर इन द इंटरजोनल रीजन ऑफ टोबैको प्लांट, इंटरजोनल रीजन ऑफ टोबैको प्लांट, यानी जो टोबैको का प्लांट था, टोबैको के प्लांट के इंटरजोनल रीजन में कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया, किसके द्वारा, स्कूग और मिलर के द्वारा। तो क्या लिखा, डिस्कवरी वॉज स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूग एंड मिलर इन द इंटरजोनल रीजन ऑफ टोबैको प्लांट एंड ही फाउंड दैट, और ही कंक्लूड दैट if we use some other materials, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं substances, some other materials or substances along with the auxin cell proliferation मतलब elongation takes place in the tobacco plant। ध्यान दीजिए क्या बताया स्कूग और मिलर ने ये बताया कि अगर हम ऑक्सिन के साथ कुछ अदर मटेरियल सब्सटेंसेस हैं उनको यूज़ कर लें तो इंटरजोनल रीजन में सेल का इलोंगेशन या प्रोलिफेरेशन होने लगता है। तो उन्होंने जो अदर मटेरियल्स थे बेटा, अदर मटेरियल्स में क्या क्या रखा था, अदर मटेरियल्स में थे एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए रखा इन्होंने, और क्या रखा, एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट को रखा, और क्या रखा इन्होंने, कोकोनट मिल्क को रखा। यानी ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए, कोकोनट मिल्क के साथ, एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए के साथ, एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट के साथ ऑक्सिन को मिला दिया गया। मिलाने के बाद टोबैको प्लांट पे यूज़ किया गया, फिर देखा गया कि इंटरजोनल रीजन में इलोंगेशन हो गया, इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। लेटर ऑन, फिर क्या हुआ, लेटर ऑन दीज सब्सटेंसेस, कहने का मतलब जो हम ये सब्सटेंस यूज कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए, लेटर ऑन दीज सब्सटेंसेस वर isolated from herring fish है, herring sperm DNA as kinetin। अब ध्यान दीजिए कैसे डिस्कवरी हुई। स्कूग और मिलर ने देखा ऑक्सिन के साथ कुछ अदर मटेरियल का अगर यूज़ कर लिया जाए तो इंटरजोनल एलोंगेशन हो जाता है। अदर मटेरियल में इन्होंने ईस्ट के एक्सट्रैक्ट को, डीएनए के एक्सट्रैक्ट को और कोकोनट मिल्क को रखा और देखा कि इलोंगेशन हो गया। लेकिन जो अदर सब्सटेंसेस थे उसमें काइनेटिन था या साइटोकाइनिन था, ये प्रूफ नहीं कर पाए। बाद में जब कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना वर्क किया और हेरिंग फिश जो थी उसके स्पर्म के डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, तो वहाँ से देखा कि जो अदर मटेरियल था या अदर सब्सटेंस था इंटरजोनल एलोंगेशन वाला, वो कोई और नहीं था, काइनेटिन थी, कोई और नहीं था, काइनेटिन थी। फिर क्या देखा गया, अगेन फिर से लेटर ऑन काइनेटिन
as related with cell division, termed as cytokinin, because chemical structure were same, because chemical structure and function of both were nearly same बेटा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। काइनेटिन क्या करा रहा था, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर रहा था। अब साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर रहा था, इस वजह से साइटोवर्म वर्ड वहाँ से लेके और इसको क्या बोल दिया गया, साइटोकाइनिन बोल दिया गया। इतनी बात समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए बेटा, जो हमारी साइटोकाइनिन है या जो हमारी काइनेटिन है, काइनेटिन जो होता है बेटा, काइनेटिन ये जो केमिकली कैसी होती है, काइनेटिन को अगर हम देखें तो ये केमिकली इसको हम क्या बोलते हैं, 6-फॉस्फोरिल अमाइनोप्यूरिन। क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिन केमिकली जो होती है वो क्या होती है, 6-फॉस्फोरिल अमाइनोप्यूरिन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काइनेटिन इज केमिकली, तो आप बताओगे 6-फॉस्फोरिल अमाइनोप्यूरिन। पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके 11th का पार्ट नहीं है, हायर लेवल के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं और हटाने के बाद आपको लेके चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। ओके बेटा, हमने एक पॉइंट बताया था, साइटोकाइनिन वर्क्स विथ सम अदर प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन। इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट कर देते हैं, वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन is equal, then there will be cell division without cell differentiation। सेल तो डिवाइड करेंगी लेकिन वो स्पेशलाइज्ड नहीं होंगी। in that condition, if there is cell division without differentiation, in that condition there will be mass of undifferentiated cell। क्या बनेगी, mass of undifferentiated cell, और उसे आप क्या बोलते हो, कैलस बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, कैलस। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। दूसरा अगर हम देखें, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इज ग्रेटर देन साइटोकाइनिन, इन दिस कंडीशन देयर विल बी सूट इलोंगेशन, और वी कैन राइट सूट फॉर्मेशन। ठीक है ना। अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा है, साइटोकाइनिन का कम है, तो उस कंडीशन में स्टेम का फॉर्मेशन होगा। अगर हम दूसरी बात देखें, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन इज मोर इन कंपैरिजन टू और एज कंपेयर टू साइटोकाइनिन, इन दैट कंडीशन देयर विल बी रूट फॉर्मेशन। क्या हो जाएगी, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अल्टीमेटली हम जंप करेंगे अब फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन का हम फंक्शन आपको 1 by 1 बताते हैं। पहला मैंने बता दिया है, प्रमोट सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, मतलब सेल की संख्या बढ़ेगी, सेल की संख्या बढ़ने के साथ सेल की साइज बढ़ेगी, और एंड सेल डिफरेंशिएशन, मतलब सेल स्पेशलाइज्ड भी हो जाएंगे। ओके, यहां से देखिए दूसरा पॉइंट, प्रमोट एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। ये रूट कौन सी होती है, ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा, एक्चुअली रेडिकल रूट बनाता है, रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अगर रूट बन रही है तो उनको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो ये एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। तीसरा, प्रमोट लीफ फॉर्मेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी लीफ को बनाएगा, और लीफ को बनाने के साथ ये क्या करेगा बेटा, उसको ब्रॉड करने का काम करेगा। सो प्रमोशन इन द लीफ फॉर्मेशन एंड ब्रॉडनिंग ऑफ लीफ। अगला, सेक्स एक्सप्रेशन। ये पॉइंट हमने आपको जिब्रालिन में बताया था, वो मेलनेस के लिए था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेलनेस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला, ब्रेकिंग
ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। व्हाट इज सीड डोरमेंसी? बेटा जो सीड होता है वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है या क्विसेंट स्टेज में चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। सो ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी कैसे? बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगी, उस कंडीशन में जो सोया हुआ एम्ब्रियो है वो जाग जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 6th पॉइंट, डिले एजिंग, इसको हम बोलते हैं सेनेसेंस। क्या बोलते हैं बेटा? सेनेसेंस इन द लीव्स। सेनेसेंस इन द लीव्स। इसके लिए बेटा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। एक प्लांट था, ये कोई मान लीजिए प्लांट है, इसकी लीफ को लिया गया, लीफ 1 और लीफ 2, इसको डिप कर दिया गया, डिप्ड इन साइटोकाइनिन, और इसको डिप नहीं किया गया, नॉट डिप्ड। यहाँ पे क्या देखा गया? लीफ फ्रेश थी लंबे समय तक, और ये फ्रेश नहीं थी। मतलब जो फ्रेशनेस थी लीफ की वो बढ़ गई किसका यूज़ करने के बाद? साइटोकाइनिन का यूज़ करने के बाद। यहाँ पे हमने नहीं यूज़ किया था तो लीफ जो है वो जल्दी से क्या हो गई? मुरझा गई। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये प्लांट की 2 लीफ ली गई, एक लीफ को डिप कर दिया गया साइटोकाइनिन में, देखा गया वो ताज़ा बनी रही, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब उसने एजिंग को प्रिवेंट कर दिया। दूसरी को नहीं डिप किया गया तो कुछ समय बाद वो बूढ़ी हो गई। तो ये तो बेटा हमने आपको 6 पॉइंट बता दिए हैं। कुछ पॉइंट आपको और बता देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये जो हमने बताया बेटा, ये जो एक्सपेरिमेंट बताया इसको बोला जाता है रिचमंड, क्या बोलते हैं? रिचमंड लैंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रिचमंड लैंग इफेक्ट। 7वां पॉइंट भी देख लीजिए, प्रमोट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स, ठीक है ना। जो आपके डाइकॉट प्लांट होते हैं वहाँ पे ये सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट कर देती है, जिससे उनका डायामीटर बढ़ जाता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो प्रमोट करेगी वो किस में कर सकती है बेटा? कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम में क्या करती है? प्रमोट कर देती है किसको? सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट कर देती है। अगला बेटा, प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर के अगेंस्ट रेसिस्टेंट भी देने का काम करती है। कौन? आपकी साइटोकाइनिन। कुछ और फंक्शन 8 हो गए, 9वां फंक्शन यहाँ से देख लीजिए। ये और क्या करा सकती है बेटा? 9th पॉइंट में प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल बड। आपने देखा था अगर एपिकल बड है तो एपिकल बड अगर प्रेजेंट है तो लेटरल बड ग्रो नहीं कर पा रही थी, जो कि एपिकल डोमिनेंस हो रहा था। तो ये क्या करती है? एपिकल बड के रहते हुए जबरदस्ती लेटरल बड की ग्रोथ करा देती है, ठीक है ना। अगला जो कि आपके इमैच्योर प्लास्टिड हैं। इमैच्योर प्लास्टिड क्या होते हैं? स्पेशल पिगमेंट है प्लांट्स में, उसको मैच्योर प्लास्टिड में कन्वर्ट करा देती है, 10वां फंक्शन था, ठीक है ना। इतने फंक्शन आपके लिए काफ़ी हैं और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो देयर विल नॉट बी एनी डाउट। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।